जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन का 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। जो भी बच्चे पुराने हैं इस चैनल पे तो उसको पता है कि यूपीएससी पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है, और जो बच्चे नए हो तो उसको बता दूं यूपीएससी पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है। अभी 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चन है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यूपीएससी। सीडीएस में पूछा था आत्मसम्मान आंदोलन, यहाँ भी पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे देखो 1997 में पूना पैक्ट के बारे में, और यहाँ पे जो आया था क्वेश्चन वो भी पूना पैक्ट के बारे में ही है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये सीडीएस 2024 का ये हिस्सा था। ठीक है, ये वाला असहयोग आंदोलन। यहाँ पे देखो असहयोग आंदोलन। तो ये देख रहे हो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे पुराने हैं उन सारे बच्चे को पता है, क्योंकि ये वाला जो चार्ट है ना, ये मैं डेली दिखाता हूँ कि देखो पीवाईक्यू कितने रिपीट हो रहे हैं, और आप लोग मॉक टेस्ट के पीछे भाग रहे हो। ये देखो 2016 में यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के 2025 में आया ये वाला, नाम भी चेंज नहीं किया है। देखो तो आप लोग मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो, पीवाईक्यू करते रहो। देखो ये सीडीएस है, फिर यहाँ पे सीडीएस से क्वेश्चन पूछा है, ये विजय के सालेंद्र राजा के बारे में पूछ रहा है। ये देखो श्री विजय के विरुद्ध वाला पूछ रहा है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा है बस। और यहाँ पे देखोगे ये CISF का है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जैसे ये नाटो पूछा था ना, 2025 में नाटो आ गया था, तो उससे 3 साल पहले ही नाटो के बारे में पूछ रखा था। यहाँ देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये नाटो के बारे में पूछ रखा था। तो पीवाईक्यू करो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगे पड़े हैं। देखोगे CISF के बारे में, बिम्स्टेक। तो इधर उधर मत भागो मॉक टेस्ट के पीछे। ठीक है, कोचिंग वाले का मॉक टेस्ट वो क्यों बेचता है? क्योंकि उसका प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग के पास पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू करते रहो बस। और इस सीरीज में हम यही देखते हैं कि जितने भी पीवाईक्यू हैं यूपीएससी के, चाहे वो एनडीए हो गया, सीडीएस, सीएपीएफ, और ये सारे पीवाईक्यू आपके सीएसई एग्जाम में कैसे रिपीट होते हैं आपने देखा अभी तुरंत। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज से एनडीए का पेपर 2 है, और ये 2024 का लास्ट पेपर है। ठीक है, क्योंकि ये इससे पहले देखोगे सारे पेपर को मैंने सोल्व करवा दिया था। यहाँ पे देखो ये CISF से सोल्व करवाना शुरू किया था 2024 का, और जितने भी पेपर आए थे यहाँ पे देखो ये CAPF, उसके बाद CDS, CSE, जितने भी पेपर आए थे 2024 में, ये वाला जो है ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लगा हुआ है ये CSE का, ये भी सोल्व करवा रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका एनिमेशन नहीं है, बाकी ये सारा क्वेश्चन सोल्व करवा रखा हूँ, प्ले लिस्ट में आप देख लेना एक बारी। उसके बाद देखोगे ये CDS का है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज से एनडीए का। CDS का भी दोनों पेपर कंप्लीट है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट है। बस अभी अब बच रहा है एनडीए का पेपर 2, क्योंकि एनडीए का पेपर 1 ये भी कंप्लीट है और पेपर 2 बचा है, तो आज कंप्लीट कर देते हैं इसको भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से यह पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे? देखो भारत के क्या बोल रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है। इसके राइट आंसर को देखेंगे, लेकिन इन चारों के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखो ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है इसके बारे में। ठीक है, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है इसके बारे में देखो। ये जो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में, अच्छा एक बात बताओ, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो स्पेक्ट्रम, तो वहाँ पे एक आता है माउंटबेटन योजना, आता है ना, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, तो ये क्या था माउंटबेटन योजना? माउंटबेटन योजना अगर देखोगे ना, ये माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से 2 राष्ट्र बने थे। कौन सी योजना के तहत? तो ध्यान रखना माउंटबेटन योजना के तहत। और ये कब लाया गया था? मार्च 1947 में, मार्च 1947। ये ध्यान रखना, माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन ही लाया था, इसके नाम पे ही था। ठीक है, और एक चीज़ अगर देखोगे माउंटबेटन के बारे में तो 2-3 चीज़ यहाँ पे स्पष्ट देख लो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य सेवा भी दिया था। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध में माउंटबेटन जो थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैन्य सेवा दिए थे। अब स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि द्वितीय विश्व युद्ध में वगैरह, तो ये ध्यान रखना सैन्य सेवा दिए थे। उसके बाद देखोगे तो ये भारत के विभाजन में तो इसका भूमिका था ही। ठीक है, तो माउंटबेटन से इतना कुछ देख लिया। अब जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो जहाँ पे माउंटबेटन आएगा तो ध्यान रखना कि ये पीवाईक्यू में ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी देखोगे ना, ये क्या बोल रहे हैं? C राजगोपालाचारी। ठीक है, और C राजगोपालाचारी के बारे में ये जो यहाँ पे कथन दिया, ये स्टेटमेंट जो दिया है, कौन सा वो पद अस्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो C राजगोपालाचारी ही थे। अब यहाँ से ना इनके बारे में 2-3 चीज़ जान लो स्पष्ट। ठीक है, सबसे पहले तो महात्मा गांधी का एक पेपर था यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया। यंग इंडिया किससे संबंधित था? तो
तो ये ध्यान रखना, ये था पेपर था महात्मा गांधी का, लेकिन ये दलित छात्र के छात्रवृत्ति सेवा से शुरू था, संबंधित था। किससे? दलित छात्र के छात्रवृत्ति से संबंधित था, जिसका संपादन किसने किया था? संपादन यही सी राजगोपालचारी साहब किए थे। ठीक है, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति से। ठीक है, ध्यान रखना, बस इतना लिख लो, दलित छात्र के छात्रवृत्ति से। और अगर कभी आ जाए कि यंग इंडिया किससे संबंधित था, तो याद रखना दलित छात्र के छात्रवृत्ति से। और इसका संपादन किसने किया? संपादन यही किए थे सी राजगोपालचारी। तो लिख लो यहाँ पे सी राजगोपालचारी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना कि इसका संपादन किया है सी राजगोपालचारी। उसके बाद ये पेपर थे किसके? ये जो पत्रिका था ये किसके थे? महात्मा गांधी के। किसके? महात्मा गांधी। ठीक है, बस इतना शॉर्ट में लिखते रहो, ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखोगे कि ये जो है सी राजगोपालचारी साहब एक फार्मूला दिए थे, जिसको कहते हैं राजा जी फार्मूला। स्पेक्ट्रम में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा राजा जी फार्मूला, राजा जी फार्मूला। ठीक है, तो अभी आप बताओ, यहाँ से जिस भी बच्चे को ये पता नहीं होगा राजा जी फार्मूला कौन दिए थे, ठीक है, अगर पेपर में आ जाए राजा जी फार्मूला के बारे में, तो आप लोग लगा देना सी राजगोपालचारी। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि इन्होंने एक पार्टी जो था, ठीक है, सी राजगोपालचारी साहब ये राजा जी फार्मूला प्रस्तावित किए थे। ठीक है, ये किस लिए प्रस्तावित किए थे? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिविरोध जो हो रहा था उसको रोकने के लिए। ठीक, ये ध्यान रखना यहाँ से। ये राजगोपालचारी फार्मूला किस लिए बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग और ये जो कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच गतिरोध को रोकना। ठीक है, ये जो टकराहट हो रहे थे, गतिरोध को रोकना था। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? गतिरोध रोकना। और देखो ये जितने भी एनिमेटेड पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ भी डाल दूंगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे सारे एनिमेटेड पीडीएफ और ब्लैंक पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है ना, इन सबको ध्यान रखते रहो, क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो फिर बच्चे हक्के बक्के हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। और एक चीज़ देखोगे सी राजगोपालचारी साहब से, तो इन्हें 1954 में क्या मिला था? 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो स्टेटमेंट आ जाए ऐसा कि इनमें किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखना इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और ये एक काम और किए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी जो है, मद्रास प्रेसिडेंसी ये मद्य निषेध लागू करने का बहुत बड़ा इन्होंने भूमिका निभाया था। ठीक है, मद्य निषेध लागू करने में भूमिका निभाया था। तो इतना ध्यान रखना सी राजगोपालचारी से, क्योंकि स्टेटमेंट अब यहाँ पे आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। जो भी चीज़ यूपीएससी के स्टेटमेंट में आ जाए समझ लो वो इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देख रहे हो कैसे कैसे घुमा के ऑप्शन से पूछ लेते हैं। तो मुझे जितना लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं? वो क्वेश्चन बनाते हैं यहीं से उठा के ऑप्शन से। तो ऑप्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद देखोगे लॉर्ड बेवल, तो बेवल के बारे में देखो, बेवल के बारे में इधर लिख दें क्या? जगह की थोड़ी सी कमी पड़ रही है, खैर। देखो ये जो बेवल थे, इससे एक योजना का नाम याद रखना जिसको कि बेवल योजना के नाम से जानते हैं, बेवल योजना। ठीक है, अब इस योजना का मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? ये क्या करते थे? धर्म, नस्ल, ठीक है, और जाति के आधार पर, ये दिख रहा है ना, या एक मिनट अब दिख रहा होगा अच्छे से, जाति के आधार पर, ठीक है, ये कार्यकारिणी परिषद जो थे, इसके कार्यकारिणी परिषद, जहाँ पे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर अन्य सभी सदस्य के रूप में भारतीय की नियुक्ति के लिए बोला था। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये क्या क्या बोले थे, बेवल बोले थे, बेवल योजना ही था ये। ठीक है, कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर, ठीक है, लिख सकते हो तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ लिख लेना। कार्यकारिणी परिषद जो थे इसके, कार्यकारी परिषद,
की सीटों का आरक्षण का प्रयास, ठीक है। जिसमें कि ये बोले थे कि वायसराय और किसको, कमांडर इन चीफ, ठीक है। कमांडर इन चीफ आप लोग देखो जितने शॉर्ट में लिख सकते हो ना लिख लेना। कमांडर इन चीफ को छोड़कर, ये बोले थे, इनको छोड़कर अन्य सभी सदस्य क्या होने चाहिए, अन्य सभी सदस्य भारतीय। तो ये ध्यान रखना भारतीय होनी चाहिए, ठीक है। तो बेवेल योजना यही था। अब ये जो आता है लॉर्ड लिनथिगो, इसको मिटा दें क्या, बेवेल वाले को, चलो रहने देते हैं। लॉर्ड लिनथिगो, इसके बारे में देख लो। अब क्वेश्चन तो एक आया था, क्वेश्चन तो इसका राइट आंसर करके निकल सकते थे, लेकिन इसके बारे में भी तो जानना जरूरी था ना। इतना इंपॉर्टेंट सवाल आर्टिकल आ गया, ठीक है। इससे एक पॉइंट याद रखना कि लिनथिगो प्रस्ताव जो आया था, ठीक है, लिनथिगो प्रस्ताव जिसे अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते थे, यहाँ पे लिख लो लिनथिगो, लिनथिगो, नाम कैसे है, लिनथिगो प्रस्ताव, इसी को क्या बोलते हैं, लिनथिगो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं लिनथिगो को, ठीक है। अब ये अगस्त प्रस्ताव या लिनथिगो प्रस्ताव था क्या, इसमें बोला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था, तो इसमें बोला था कि यहाँ पे जैसे कि भारत उसमें भाग लेना नहीं चाह रहा था, तो राजनीतिक गतिविधियों को क्या कहता है, राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने का, ठीक है, या राजनीतिक गतिरोध को क्या करने का, दूर करने का प्रयास किया था इस प्रस्ताव में, ठीक है। अब जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहाँ पे ध्यान रखना कि लिनथिगो प्रस्ताव आ रखा है, बेवेल योजना रखा है, सी राजगोपालचारी या माउंटबेटन के बारे में अवश्य ही पढ़ लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगने का पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि इसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड जान गए, अब कभी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या बोल रहा है, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ये भी पढ़ा करो, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। अब ये बोल रहा है गांधी जी ने 1948 में भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन का तर्क दिया था, ठीक। उसके बाद संविधान सभा ने इसे भारत के संविधान में शामिल किए जाने की सिफारिश की। और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, देखो इसका आंसर तो देखना जरूरी है ही, साथ में ये भी देखेंगे ये भाषाई पुनर्गठन वगैरह था क्या, ठीक है। तो ये जो थे, ये जो बोल रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा किया था, तो गांधी जी जो थे ना 1948 में भाषाई आधार पर प्रांत के पुनर्गठन का तर्क दिया था, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन संविधान सभा ने इसे शामिल करने की सिफारिश की थी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और केवल एक, ठीक है। अब देखो जैसे ये भाषाई पुनर्गठन जो है, भाषाई पुनर्गठन, अच्छा एक बात बताओ कि सबसे पहले कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, ये इस क्वेश्चन का ना आप लोग कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं करके आंसर देते हो ना, वो मेरा कुछ नहीं ले रहे हो, वो जो भी क्वेश्चन पूछते हैं खुद भूल जाओगे अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए और उसका आपने एक बार कमेंट करके आंसर दे दिया, तो वो देखना आपको लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने उस क्वेश्चन को सर्च करोगे, फिर उसके बाद कमेंट करोगे, तो वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, इसलिए पूछते रहता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इस क्वेश्चन के बारे में देख लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। तो एक बात बताओ, निर्भरता है क्या, अगर कल भी बताए थे कि कोई इंसान है जो एक योग्य है, ठीक है, और दूसरा है अयोग्य, तो अयोग्य कोई निर्भरता बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं दल परिवर्तन के आधार पर। तो एक बात बताओ, ये सारे अनुसूची जब आप लक्ष्मीकांत से पढ़ते हो तो यहाँ पे कहीं पे मिलता है ये दल परिवर्तन के आधार वाला, बताओ मिलता है। अगर मिलता है तो इसका राइट आंसर क्या है, आप लोग को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची इसका राइट आंसर है। अब देखो 10th अनुसूची कहता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और जितने भी अनुसूची यहाँ पे हैं इसके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 10वीं अनुसूची से। 10वीं अनुसूची देखो 10th शेड्यूल क्या कहता है, ये सबसे पहले तो समझो कि ये करता क्या है कि राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता है, किसको बनाए रखता है,
राजनीतिक स्थिरता को, नैतिक स्थिरता को बनाए रखता है। ठीक, अब कैसे बनाए रखता है? क्योंकि ये दल बदल, कोई जैसे कि विधायक को बदली कर लेता है पैसे दे के, ठीक है, तो ये सब तो होते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई राज्य में अलग अलग से दल टूट जाता है उसका। दल बदल विरोधी कानून के भी नाम से इसको जानते हैं, ये भी ध्यान रखना, विरोधी कानून। अब एक बात बताओ कि ये जो दल बदल विरोधी कानून है, ये 10वीं अनुसूची में, ठीक है, जिसमें कि ये बोला गया है दल बदल पर रोक लगाता है और अयोग्यता का आधार भी शामिल करता है कि कोई सदस्य कैसे अयोग्य हो जाएगा, इसमें ही शामिल है अयोग्यता का आधार। अब एक क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि ये जो अयोग्यता का आधार है, इसको कौन कौन बताएगा कि ये सदस्य अयोग्य हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर करना कि मान लो कि कोई भी जैसे MP MLA वो क्या क्या दल बदल लिया है, दल बदल लिया है, तो ये जो अयोग्यता है इसको कौन साबित करेगा कि ये सदस्य अयोग्य हो गए हैं, इसको कमेंट करके आंसर करना। ठीक है, आप लोग खोजते रहो, आप लोग भी तो कुछ मेहनत करो। ठीक है, अब फिर इसमें और भी कहा गया है कि जैसे व्हीप का उल्लंघन है, व्हीप जैसे जारी होता है, व्हीप का उल्लंघन करेगा तो उस आधार पे भी इसको क्या करेंगे, अयोग्य घोषित करेंगे, व्हीप का उल्लंघन करेंगे। और दल बदल विरोधी कानून जो था इसको कब शामिल किया गया था, ये जो दल बदल विरोधी कानून है, तो ध्यान रखना इसको 52वां संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसे लिखे हैं तो इसको समझ लेना, संविधान संशोधन बोलते हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो इतना ध्यान रखना 10वीं अनुसूची से। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची पे। देखो 9वीं अनुसूची को देखोगे ना, तो यहाँ पे लिख दें 9वीं अनुसूची। देखो ये क्या कहता है, तो ये जो 9th शेड्यूल है आपका, इसका मुख्य काम क्या है, भूमि सुधार, क्या भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज़ देखोगे ना, ये 9वीं अनुसूची को इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आ भी रखा है UPSC का ही, CSE में। ठीक है, इसे 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया था, जोड़ा गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि इसमें इसको जोड़ा कब गया था, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था। और इसमें यही बोला था भूमि सुधार, क्योंकि उस टाइम पे भूमि सरकार जैसे अधिग्रहण करते थे। और एक चीज़ और बोला गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून को, इसमें बोला गया था कि 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून जैसे अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो उसको इस आधार पे आप चुनौती नहीं दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये मौलिक अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है, इस आधार पे चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर का वो आया था, तो ये बाद में बोला गया कि वो क्या होनी चाहिए, आधारभूत ढांचा के अनुकूल होनी चाहिए, अगर उसके प्रतिकूल होगा तो फिर तो चुनौती देंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलो 9वीं अनुसूची देख ली, बस अब एक बच रहा है 11वीं अनुसूची। तो देखो 11वीं अनुसूची क्या कहता है, सबसे पहले ना आप यही जानो कि इसको जोड़ा कब गया था। इसे जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको ऐसे लिख देते हैं ना तो इसको समझ जाओ संविधान संशोधन लिख रहे हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें कि ये बोला गया था कि संशोधन से ये भारतीय संविधान में पंचायत की शक्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, किसका अधिकार दिया, पंचायत, जो अभी आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया था कि ग्रामीण विकास बिगड़े, ग्रामीण विकास। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पंचायत है सबसे पहले वो कौन सा राज्य का कौन सा जिला था जहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था, इसका उत्तर आप लोग करना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे 2-3 क्वेश्चन पूछे तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग खुद से बताओगे। तो ये हो गया क्या आपका 11वीं अनुसूची। अब एक बच रहा है 6ठी अनुसूची। देखो 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची
ये यूपीएससी का ना मतलब क्या बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची, पता नहीं यूपीएससी इससे इतना प्यार क्यों करता है, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची से। तो इसको एक बार तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, बाकी जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो इसको ध्यान से पढ़ना। देखो इसको मिटाते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो इधर आओ, 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची, तो 6ठी अनुसूची में क्या है, ये स्वायत्त जिला जो होता है, कौन सा जिला, स्वायत्त जिला का इसका गठन का प्रावधान करता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है स्वायत्त जिला, जिला के गठन का प्रावधान। अब एक बात देखोगे ना कि ये स्वायत्त जिला के गठन का प्रावधान करता है, तो इसमें कौन कौन से राज्य, कौन कौन से हैं 6ठी अनुसूची में, आप लोग ध्यान रखना कि इसमें आपका एटीएम स्क्वायर वाला कुछ याद आ रहा है, जो बच्चे पुराने वीडियो मेरे देख रहे होंगे उसको पता है। ये एटीएम स्क्वायर मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखो मिजोरम कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसलिए इसको बोले थे, सॉरी मिजोरम और मेघालय लिख ही देते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। आपका था सबसे पहला असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और फिर एक था मिजोरम। तो ये 4 राज्य। अब एम 2 बार आया है, तो इसलिए हम क्या बोल दिए थे उस दिन कि एटीएम स्क्वायर, ध्यान रखना 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, एटीएम स्क्वायर से। और 6ठी अनुसूची में स्टेट कौन कौन से, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो चलो अब एक बात बताओ, ये जो है स्वायत्त जिला वाला, ये सिर्फ 6ठी अनुसूची के लिए, एक और है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची में ना बाकी सारे राज्य शामिल हैं, इसको छोड़ के बाकी सारे राज्य शामिल हैं। ये उस दिन भी बताए थे और आज फिर से बता देते हैं कि देखो 5वीं अनुसूची में ये चारों राज्य नहीं है, ध्यान रखना ये चारों राज्य नहीं है। 6ठी अनुसूची में ये चारों राज्य हैं, ठीक है, एटीएम स्क्वायर वाला 6ठी अनुसूची में। और इसमें ना राज्यपाल का भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। किसका भूमिका महत्वपूर्ण है, राज्यपाल का। तो यहाँ पे लिख लो राज्यपाल। ये स्टेटमेंट यूपीएससी सीएसई शायद 2023 में आ रखा है, राज्यपाल का भूमिका वहाँ पे दे रखा है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री का कोई वो रोल नहीं, राज्यपाल और राष्ट्रपति इन्हीं का भूमिका क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक दो चीज़ देखोगे तो इससे देख लो अनुच्छेद कौन कौन से शामिल हैं। अनुच्छेद इसमें 2-3 अनुच्छेद हैं, 244 का सब क्लॉज 2 एक शामिल है, उसके बाद एक अनुच्छेद है 275 का सब क्लॉज 1, ये दोनों अनुच्छेद शामिल है। और ये क्यों बनाया गया है 6ठी अनुसूची, ताकि आदिवासी के अधिकार का रक्षा हो सके। किसके, आदिवासी के अधिकार का रक्षा हो सके, क्योंकि उधर क्या है आदिवासी बहुत ज़्यादा, आदिवासी के अधिकार का रक्षा के लिए किया गया है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि आदिवासी के रक्षा का। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि सांसद और विधानमंडल जो है, सांसद और विधानमंडल जहाँ पे जैसे 6ठी अनुसूची लागू है, तो सांसद और विधानमंडल का प्रभाव क्या हो जाता है, प्रभाव सीमित हो जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो 6ठी अनुसूची से इतना कुछ समझ गए इस वाले क्वेश्चन से। हालांकि देखो क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी तो था ही, आंसर तो हम 1 सेकेंड में देख लेते, लेकिन इसके पीछे जो इतना रामायण था इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर कभी क्वेश्चन आए तो देखना कि ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हो पहले, और जब बुक पढ़ोगे तो इसको ध्यान से पढ़ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दें और विधिक रूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें, ध्यान रखना, अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो भारत के राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी देखोगे ना आगे जब यूपीएससी का और पीवाईक्यू करवाएंगे, देखना ये कैसे चेंज होता है। देश का द्वितीय विधि अधिकारी होता है, ठीक है, द्वितीय विधि अधिकारी होता है जो भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, और भारत के कई अपर सॉलिसिटर जनरल उसकी सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला ऑप्शन 2, ये अभी पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले इस वाले कथन को जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन के लिए ये दे रखा है कि ऐसे ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। सॉलिसिटर जनरल जो है द्वितीय विधि अधिकारी ही होता है, ये यहाँ तक सही है,
जो क्या बोलता है, जो महान न्यायवादी की सहायता करता है, ये भी सही है। और भारत के कई अपर सॉलिसिटर जनरल उसकी सहायता करते हैं, बिल्कुल राइट है। और बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, लंबा लंबा स्टेटमेंट आता है तो उसको देखो कहीं पे क्लू मिल रहा है काट दो, ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट को पढ़ो, पूरा स्टेटमेंट को पढ़ोगे। और लक्ष्मीकांत से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सॉलिसिटर जनरल होता क्या है, द्वितीय विधि अधिकारी ये होता है। तो ऑप्शन 2 क्या है, सही है आपका। अब चलो ऑप्शन ए पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, भारत के महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दें और विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करें जो राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करें। तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन दोनों सही है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो दो टर्म इंपॉर्टेंट आ रहा है, दो, एक तो महान न्यायवादी और एक सॉलिसिटर जनरल। इसको देख लेते हैं अच्छे से, ये कीवर्ड आ रखा है ना। एक है आपका महान न्यायवादी, ठीक, और दूसरा है सॉलिसिटर जनरल। महान न्यायवादी और दूसरी तरफ लिख लो सॉलिसिटर जनरल। देखो संविधान में अगर देखोगे ना, और जब लक्ष्मीकांत को पढ़ोगे तो थोड़ा सा ना उधर अच्छे से पढ़ना। अब देखो ये जो महान न्यायवादी है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सब कुछ देखो। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 का सब क्लॉज 1 है, उसके तहत इसमें बताया गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और एक दो पॉइंट इसके बारे में जान लो कि इसको बोलते क्या है, महान न्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल भी इसी को बोलते हैं। अगर कहीं पे अटॉर्नी जनरल लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये भारत का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। ऊपर जो देखे थे ये क्या होता है, भारत सरकार के लिए प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार, ठीक है, सलाहकार। तो इतना इतना ना ये ध्यान रखना कि ये सब इसका नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए ना, इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल को नियुक्त किया जाता है। तो अब सॉलिसिटर जनरल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख लो कि ये देश का क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, चलो आज की क्वेश्चन यहीं तक रहने दें। अभी 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो कल में भी इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। देखो टाइम लगने के पीछे ना, अभी कितना क्वेश्चन हुआ है, 1 2 3 4 क्वेश्चन हुआ है। अब 4 क्वेश्चन तो हुआ है, लेकिन 4 क्वेश्चन के पीछे देखोगे ना, कम से कम आपका जितने भी आपने टाइम यहाँ पे डाला उसमें ना कम से कम आपका 30 से 40 वन लाइनर क्वेश्चन, 30 से 40 आपका ये कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन के पीछे मत भागो कि बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए तो उससे मतलब बहुत ज़्यादा बीट हो गए। हर चीज़ को समझो, हर स्टेटमेंट को ना अच्छे से एनालाइज करो, तभी तो आप एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे ना। ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट और जैसे कि देख लिए 101 का बी, 128 का बी, ऐसे देख लिए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर फ़ायदा कहाँ पे, इसको अच्छे से ना जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे 9वीं अनुसूची आया तो 9वीं अनुसूची के पीछे का जितने कॉन्सेप्ट थे सबको समझा, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, तो ऐसे करके पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हो तो आप क्वालिटी छोड़ दोगे, और अगर क्वालिटी के पीछे भागोगे तो क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में हमेशा ध्यान रखना, चुन किसको रहे हो आप, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। और जो भी बच्चे, देखो एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे हिंदी लिटरेचर से यूपीएससी का ऑप्शनल दे रहे हो तो उसके लिए एक बैच है, ये बैच है हिंदी लिटरेचर से संबंधित बच्चे का, 23 तारीख से शुरू है, जिसमें कि कंप्लीट आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू अभी 2025 का एग्जाम होगा वो भी क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा, प्लस एक शानदार उत्तर कैसे लिखते हैं ये, और प्लस कॉपी जांच भी इसमें शामिल है। उसके बाद वीकली डाउट सेशन होगा, जो भी आपको लेक्चर मिलेगा अगर उसमें कोई डाउट है तो आप वीकली जब लाइव होगा हर एक बच्चे का वो वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या डाउट है।
उसके बाद PDF तो मिलेगा ही, नो डाउट। उसके बाद आपका एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा और बच्चे जुड़ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जिसको भी जुड़ना होगा जुड़ जाना। बाइलिंगुअल बैच होगा और एक्टिव रिवीजन सेशन हर एक बैच हर एक क्लास के बाद फिर एक्टिव रिवीजन सेशन है। और देखो बैच का फ़ी बहुत कम है, ठीक है, इतने में ऑप्शनल कोई नहीं करवा रहे, कोई भी नहीं करवा रहा है। आप एक बार मार्केट में पता करना कि हिंदी लिटरेचर कितने में करवा रहे हैं सब, इतने में कोई नहीं कर पाएंगे। पूरा पढ़ाना है, पूरा A to Z सिलेबस कवर करना है, PYQ करवाना है, उत्तर लेखन करवाना है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।